तो देखिए आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो एसएचएम स्टार्ट हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ये एयरफोर्स और डिफेंस के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस एग्जाम से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है, श्योर है एकदम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन आए। चलिए फिर बिना देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ना ये हमारा जो नया चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और चार हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं सरल आवर्त गति। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं इसमें पहली हेडिंग क्या है। तो पहली हेडिंग जो पढ़नी पड़ती है हमें इस चैप्टर में वो पढ़नी पड़ती है पीरियोडिक मोशन। इसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखना, आवर्ती गति। चाहे आप पीरियोडिक मोशन बोलिए या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है आवर्ती गति, आप लिख लीजिए ना। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझा देता हूं क्या होता है पीरियोडिक मोशन और फिर हम लोग इसको समझते हैं और कायदे के साथ। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक मोशन की, क्या होता है पीरियोडिक मोशन, तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि जब कोई पार्टिकल किसी निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को रिपीट करता है लेकिन एक निश्चित समय अंतराल बाद, जब कोई पार्टिकल किसी निश्चित रास्ते पर निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को, अपने मोशन को रिपीट करता है, दोहराता है लेकिन निश्चित समय अंतराल बाद दोहराता है, तो ध्यान रखना ऐसा पीरियोडिक मोशन या ऐसा मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल तौर पे घड़ी की सुइयां, आप घड़ी की सुइयों को देखिए वो बार बार अपनी रास्ते को रिपीट ही तो करती हैं, चाहे वो सेकंड वाली सुई हो, चाहे घंटे वाली सुई हो, चाहे फिर मिनट वाली सुई हो, अपने रास्ते को बार बार रिपीट ही करती है। इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि वो प्रकार का पीरियोडिक मोशन है, आवर्ती रहती है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना या फिर पृथ्वी का अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है, तो ये भी तो एक पीरियोडिक मोशन है, आवर्ती गति है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि जब कोई पार्टिकल अपने रास्ते को बार बार दोहराता है, बस ऐसी गति को ध्यान रखना पीरियोडिक मोशन कहते हैं, लेकिन दोहराना एक निश्चित समय अंतराल बाद हो। ठीक है ना, तो चलो फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई पिंड किसी निश्चित समय अंतराल बाद, किसी निश्चित समय अंतराल बाद एक निश्चित पथ पर बार बार चलता है, यानी बार बार रिपीट करता है, तब उस गति को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस निश्चित समय अंतराल को, ध्यान दीजिएगा, इस निश्चित समय अंतराल को आवर्तकाल कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि बार बार रिपीट होना जो एक टाइम पीरियड या एक निश्चित समय बाद होता है, सर उस निश्चित समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको टाइम पीरियड। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसके, तो एग्जाम्पल हो सकता है सेकंड वाली सुई। आप बताइए घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है वो भी तो अपने रास्ते को बार बार रिपीट करती है। अगर पूछा जाए कितने समय बाद रिपीट करती है, तो आप कहोगे पूरा एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड लगता है, तो इसका जो आवर्तकाल हो जाएगा सर वो 60 सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड, है ना। अगर बात मिनट वाली सुई की करते हैं तो मिनट वाली सुई भी अपने रास्ते को बार बार रिपीट करती है, लेकिन मिनट वाली सुई को पूरा एक रास्ता कंप्लीट करने के लिए जो लगता है वो 60 मिनट लगता है, तो इससे जो आवर्तकाल हो जाएगा वो 60 मिनट हो जाएगा। अगर घंटे वाली सुई की बात करते हैं, आवर वाली सुई की बात करते हैं, तो ध्यान रखना जो आवर वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई होती है, वो भी अपने रास्ते को बार रिपीट ही तो करती है, लेकिन घंटे वाली सुई को एक रास्ता कंप्लीट करने में, ध्यान रखिएगा, एक पूरे चक्कर लगाने में पूरा 12 घंटे लगता है, 12 घंटे, तो उसका आवर्तकाल 12 घंटे हो जाएगा। ऐसे बात अर्थ ही कर लेते, पृथ्वी कर लेते, तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में घूमना कंप्लीट कर लेती है, तो 24 घंटे उसका आवर्तकाल हो जाएगा। अगर सूर्य के चारों ओर की बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिन लगते हैं, तो 365 दिन उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो जब भी कभी कोई पिंड किसी निश्चित रास्ते पर बार बार अपनी गति को रिपीट करता है, समझ जाना वो पीरियोडिक मोशन है। आप कैसा भी मोशन ले लो, मैं भी यहां खड़ा हूं बार बार ऐसे जा रहा हूं, तो ये मेरा मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, आवर्ती गति है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम डालते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग जो है आपकी वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है एसएचएम? एसएचएम जो है ना ये पीरियोडिक मोशन का एक प्रकार है, एक टाइप है, समझ पा रहे ना, एक टाइप है एसएचएम। तो एसएचएम एक विशेष प्रकार का पीरियोडिक मोशन होता है, एक विशेष प्रकार का पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स, ध्यान दीजिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल का ही नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स, जो दोबारा से पिंड को अपनी मीन पोजीशन पे ला दे, जो दोबारा से अपने पिंड को मीन पोजीशन में ला दे, बस ऐसे ही बल को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। ध्यान रखिएगा, कई बार डेफिनेशन पूछी भी आती है रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है।
तो ध्यान रखिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो पिंड को वापस अपनी मीन पोजीशन में ला दे। जब पिंड को अपनी वापस मीन पोजीशन में ला देगा सर, वही फोर्स मेरा रीस्टोरिंग फोर्स होगा। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं रीस्टोरिंग फोर्स कैसे देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये रहा सिंपल पेंडुलम। आप इसको थोड़ा सा विस्थापन देते छोड़ेंगे, थोड़ा सा विस्थापन देते छोड़ेंगे तो सिंपल पेंडुलम कुछ यहां कहीं आ जाएगा और कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। अगर मैं बात इस गोलक की करता हूं, इस बॉल की करता हूं, तो बॉल पर नीचे जो काम करेगा एक ग्रेविटी फोर्स जिसको आप mg कह सकते हो। और आप सबको पता है कि ये एंगल होता है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो बताइए इस थीटा के या इस mg के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं, एक तो डोरी के पैरेलल और दूसरा डोरी के परपेंडिकुलर। तो डोरी के जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो कैसे निकाला जाएगा? देखिए भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो कन्फर्म ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। और जबकि ये जो कंपोनेंट हो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ध्यान रखना, ये कंपोनेंट हो जाएगा सर, ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो जो mg sin थीटा है, ये देखिए अपने इस पिंड को, अपने इस गोलक को दोबारा से मीन पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। तो जब दोबारा से मीन पोजीशन में लाने का जो प्रयास करता है, बस उसी बल को ही बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो ध्यान रखना, ये जो mg आया ना यहाँ पर, ये जो mg आया, ये mg ही यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। ये mg ही यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो पिंड को वापस मीन पोजीशन पर लाने का प्रयास करता है। मैं डेफिनेशन को पूरा पढ़ता हूं। यह एक विशेष प्रकार का पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब एसएचएम एक विशेष प्रकार का पीरियोडिक मोशन होता है जिस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स, पिंड के विस्थापन के, पिंड के डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। थोड़ा और सही कर लीजिएगा, यहाँ समानुपाती न लिखकर निगेटिव चिन्ह के समानुपाती होता है, ऐसा लिख लीजिएगा। सही बात होती है निगेटिव साइन के समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये बात आपको पता चली। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताया। डेफिनेशन के तौर पे ये आया है कि सर जो भी आपका रीस्टोरिंग फोर्स होगा, मतलब प्रत्यानयन बल होगा, जो भी आपका प्रत्यानयन बल होगा, वो पिंड के विस्थापन के प्रत्यानयन बल, वो पिंड के विस्थापन के निगेटिव साइन के समानुपाती होगा। यानी प्रत्यानयन बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्थापन, लेकिन माइनस विस्थापन। बोलिए, अब होता क्या है कि कई बार मैं मोशन को, एसएचएम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेता हूं तो विस्थापन मैं एक्स से शुरू करूंगा, और कई बार मैं विस्थापन को या यूं कहिए कि मोशन को वाई डायरेक्शन में मानता हूं। यदि मोशन वाई डायरेक्शन में माना जाए तो ध्यान रखना जो विस्थापन होगा वो वाई से शुरू किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं इससे आने वाला जो त्वरण होगा, एक्सीलरेशन जो होगा सर, वो एक्सीलरेशन भी विस्थापन के समानुपाती होगा। भाई अगर किसी चीज में बल कांस्टेंट है या बल समानुपाती है तो सर विस्थापन, त्वरण भी विस्थापन के ही समानुपाती होगा। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, त्वरण को क्या होता है, मैं d2x अपॉन dt2 से भी शॉर्ट करता हूं, और यदि ये प्रोपोर्शनल वाला चिन्ह हटाया जाए तो ध्यान रखना एक कांस्टेंट लगाया जाता है, वो कांस्टेंट आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए भाई, यहां पर आपने एक्सीलरेशन को d2x अपॉन dt2 माना, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट को h से डिनोट करना चाहते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट h से डिनोट है तो कन्फर्म यहां जो विस्थापन होगा सर उसको भी x माना जाएगा, है ना। हाँ, अगर y से डिनोट करते यहां y आता तो यहां पर भी y आता, लेकिन नीचे जो डिफरेंशिएशन है वो समय के सापेक्ष होता है, ये श्योर है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन भी विस्थापन के समानुपाती होगा, लेकिन जैसे ही ये समानुपाती हटाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, वो कांस्टेंट होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। सॉरी, ये ओमेगा स्क्वायर कहां से आए ये आगे चल के आपको पता चलेगा। अगर इस पूरे टर्म को मैं उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं पूरे को उठा के, तो पता है ये इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है? ये इक्वेशन लिखी जा सकती है d2x अपॉन dt2 प्लस इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। ये एसएचएम की ध्यान रखिएगा जनरल इक्वेशन होती है। यही इक्वेशन का मैं हर बार यूज करके सवाल को सोल्व करना, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम हो, या फिर कैसा भी कोई भी सिस्टम हो, ध्यान रखना यही इक्वेशन बार बार लगाई जाएगी, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। ये ओमेगा ही कंपेरिजन कराएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे एसएचएम की डेफिनेशन थी, और एसएचएम के ये जनरल इक्वेशन आ गई। ये जनरल इक्वेशन भाई सबको याद रखनी है, यही जनरल इक्वेशन हर सवाल के सॉल्व करेगी,
यही जनरल इक्वेशन हर सवाल को सॉल्व करेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सवाल इसमें बनते हैं। आगे वाली स्लाइड में आइए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगली वाली स्लाइड में आइए, ये देखिए मैंने 3 सवाल लिए हुए, बहुत छोटे छोटे मामूली से 3 सवाल लिए हुए। इन तीनों सवालों में मुझे ओमेगा पूछा जाएगा। ओमेगा अगर निकाल आता है तो मैं आवृत्ति भी निकाल सकता हूं, मैंने फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूं और साथ साथ जो है आवर्तकाल भी निकाल सकता हूं। ठीक है, पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या बोला जा रहा है? पहला सवाल है d2y अपॉन dt2 प्लस 64 पाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। इसका मतलब सर आपने डिस्प्लेसमेंट को y में लिया है, y में, तो कंपेरिजन कराई जाएगी। तो पहले सवाल की कंपेरिजन की जाएगी। अच्छा, कंपेरिजन में डायरेक्ट आता हूं। देखिए पहले इक्वेशन क्या आई थी? इक्वेशन आई थी d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। तो हर चीज सेम होनी चाहिए। तो यहां जो गुणांक होगा ना x का या y का, वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। जो गुणांक होगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि सर ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर ओमेगा स्क्वायर बराबर इतना है तो बताइए यहां से अगर मैं पूछूं ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 8 पाई। लेकिन मुझे यहां से आवर्तकाल निकालना आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सवालों में आपसे टाइम पीरियड ही पूछे रहा है ना। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है आवर्तकाल के पदों में, वो होता है 2 पाई बटे t बराबर 8 पाई। अगर मैं कैंसिल करने की बात करता हूं तो देखिए 2 पाई और 8 पाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कितनी बार कैंसिल आउट होंगे? तो कहोगे 4 बार कैंसिल आउट होंगे। तो 1/t बराबर 4 आया। और 1/t बराबर यदि 4 आया तो t बराबर कितना आ जाएगा? तो कहोगे 8/4 सेकेंड। ये मेरे पहले सवाल का उत्तर हो गया, आवर्तकाल निकला है। पहले सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल था। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। दूसरे सवाल देखते हैं, d2y अपॉन dt2 प्लस k स्क्वायर y बराबर 0। तो अगर इस सवाल को कंपेरिजन किया जाए ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर, या ओमेगा बराबर हो जाएगा केवल और केवल k, ओमेगा बराबर k। लेकिन मुझे तो आवर्तकाल निकालना है, टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए ओमेगा का मैं फॉर्मूला भी खोल दूं, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बटे t। और जैसे ही 2 पाई बटे t करूंगा और यहाँ ये k रखूंगा, तो देखिए यहां से फाइनली जो t का मान आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 2 पाई बटे k। 2 पाई बटे k ये मेरा देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला हो गया। समझ पा रहे हैं ना? लास्ट वाला सवाल देखते हैं। लास्ट वाले सवाल को मैं थोड़ा और जल्दी करूंगा। d2x अपॉन, देखिए ऊपर वाले दोनों सवालों में जो डिस्प्लेसमेंट था वो y में था, लेकिन नीचे वाले दो सवाल में जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो x में है। तो d2x अपॉन dt2 प्लस 36 पाई स्क्वायर x बराबर 0। तो बताइए यहां से मैं डायरेक्ट ओमेगा पूछूं आपसे, मैं ओमेगा स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूं, ओमेगा पूछ रहा हूं। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, रूट लेना पड़ेगा, यानी 6 पाई हो जाएगा। अगर ओमेगा बराबर 6 पाई है तो मैं इसको पूरा सॉल्व कराऊं और सॉल्व करने से इसको ओमेगा के फॉर्मूले को खोल दूं। भाई ओमेगा को लिखा जाता है 2 पाई बटे कैपिटल T बराबर 6 पाई हो जाएगा। और यहां से अगर मैं पूछूं कि बताइए t कितना होगा, तो मुझे 2 पाई को 6 पाई से कैंसिल करना पड़ेगा। और जैसे ही 2 पाई को 6 पाई से कैंसिल करेंगे तो 3 बार कैंसिल होगा। ये 1/t बराबर 3, तो बताइए t बराबर कितना आ जाएगा? तो कहोगे 1/3 से। तो ऐसे ही सवाल आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, और नई सवाल देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा, चाहे वो एसएचएम का सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो एसएचएम का स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम हो, या कोई भी एसएचएम हो। हर बार हम लोग एसएचएम की इसी तरह की इक्वेशन बनाएंगे और उसकी कंपेरिजन ऐसी इक्वेशन से कराएंगे ताकि ओमेगा पता चल सके। ओमेगा पता चल जाएगा तो आवर्तकाल पता चल जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद अगला बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं आपको बता दूं एसएचएम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है वो यही वाली हेडिंग है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मुझे एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन के बारे में जानना है। 3 तरह की इक्वेशन होती है। एक होती है वेलोसिटी इक्वेशन, अच्छा पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आती है, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलेरेशन। और भी इक्वेशन आती है, लेकिन यही 3 फंडामेंटल इक्वेशन है जो आपको समझनी है ना। हमारे पास जो पहले नंबर की इक्वेशन है उसे बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। कैसे प्रूव करना है मैं आपको बताता हूँ प्रूविंग। लेकिन प्रूविंग से पहले कुछ बातें जान लीजिए। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मुझे समझना है, तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के लिए देखिए एक सर्कल लिया है। ये सर्कल का मैंने सेंटर मान लिया और सेंटर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, वर्टिकल लाइन खींच ली, ताकि मैं इस सेंटर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड कर सकूं। तो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिवाइड करा लिया, तो ये जो पॉइंट सी होगा या सेंटर वाला पॉइंट होगा, सर सेंटर वाले पॉइंट को मैंने ये पॉइंट को मैंने पॉइंट सी बोल दिया, यानी सेंटर है। ठीक है, सवाल ये है कि सर इसमें मुझे एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बतानी है, विस्थापन समीकरण बताना।
तो विस्थापन के मेथड को बताने के लिए यहाँ मुझे कुछ पॉइंट कंसीडर करने पड़े। वो पॉइंट मैंने ये माना कि मान लीजिए समय t इक्वल टू 0 पर, समय t इक्वल टू 0 पर कोई पार्टिकल हमारा पॉइंट ए पर था, ये ए पर कोई पार्टिकल था, ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो जैसे ही कुछ समय बीतेगा, मान लीजिए समय t बीता, तो जैसे ही समय t बीता, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ t1 बराबर 0 मान लीजिए और t2 बराबर मान लीजिए t मान लीजिए, तो जो पार्टिकल पहुंच जाता है ये मान लीजिए पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। पॉइंट बी पर पहुंचने पर ये कुछ ना कुछ एंगल जरूर ट्रेवल करेगा, और ये जो एंगल मैंने माना, कितना एंगल ट्रेवल किया, इस एंगल को मैंने अपनी तरफ से थीटा बोल दिया। ठीक है, तो सवाल ये है कि सर क्या ये पार्टिकल ए जो बी तक पहुंच गया, अच्छा ए बी तक पहुंच गया, कुछ समय बाद हो सकता है ये वाली पोजीशन तक पहुंचेगा, फिर ये वाली पोजीशन तक पहुंचेगा, कुछ ये वाली पोजीशन तक पहुंचेगा ए पार्टिकल। तो ए पार्टिकल का मैं कुछ और नाम बोल देता हूं, इसको A1 कह देता हूं। A1 था, फिर ये A2 तक पहुंचा, फिर ये A3 तक पहुंचा, और फिर ये मेरा A4 तक पहुंचा। क्लियर है? अच्छा, तो मुझे अभी पहले ये समझना है कि सर यहाँ SHM कौन करेगा। तो मैंने क्या किया है कि ये कहा कि समय t इक्वल टू 0 पर, ये t1 बराबर 0 पर कोई पार्टिकल A1 पे था, जैसे ही समय t हुआ तो पार्टिकल तुम्हारा B पर पहुंच गया। तो पार्टिकल B पर पहुंचा तो हमें क्या करना है, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और ये जो परपेंडिकुलर माना जाएगा, इस परपेंडिकुलर को मैंने अपनी तरफ से P कह दिया। कितना परपेंडिकुलर ड्रॉप किया? P। ये जो P आया ना, इस P को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोला जाएगा? P को फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली में ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर P आया ना, यही SHM करेगा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप थोड़ा सोच से देखिए, जब ये पॉइंट आपका ढूंढने वाला पॉइंट ऐसे, वो पॉइंट ए पर आएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी पर आएगा। जब पॉइंट ए ढूंढते ढूंढते A2 पर पहुंच जाएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर A2 पर, और जैसे ये ऐसे घूमेगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फिर देखिए नीचे आने लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये SHM कर रहा है। अच्छा, ये SHM कर रहा है, तो यहां पर आपको दो बातें और याद होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। एक तो पॉइंट सी को क्या नाम है, तो ध्यान रखना, जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी का नाम होगा मीन पोजीशन। इस पॉइंट सी का नाम होगा मीन पोजीशन। क्या मतलब होता है मीन पोजीशन का? मीन पोजीशन का मतलब ये होता है कि सर ये पॉइंट सी ऐसी पोजीशन है जहां पर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा y 0 होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मैं y से क्यों सोच रहा हूं? y से इसलिए सोच किया जा रहा है क्योंकि विस्थापन तो y डायरेक्शन में ना, अगर डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में है तो विस्थापन y से सोच रहूंगा। अच्छा, c को मैं मीन पोजीशन रहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट y कितना होना चाहिए, तो कहोगे 0 होना चाहिए। उसी तरह से दो नाम और याद होने चाहिए, एक A2 का नाम क्या होगा, एक A4 का नाम क्या होगा। तो ये जो A2 और A4 है, जो सबसे उच्चतम वाली पोजीशन है और सबसे निम्नतम वाली पोजीशन है, सर इन पोजीशन को बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। इन पोजीशन को बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पूछा जाए कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी SHM में, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। तो यहां पर मैं एक और चीज मानूंगा, वो होगी रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल को मैं A कहूंगा, और एक बात बताओ, अगर रेडियस ऑफ सर्कल A है तो इतना गैप A होगा, और यही गैप हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो चाहे आप A को रेडियस कहिए या फिर एम्पलीट्यूड चाहिए, जिसको आप हिंदी में आयाम बोलते हो, एक ही बात है। तो A मेरा रेडियस भी है सर्कल की, A मेरा एम्पलीट्यूड भी है। तो आप सोचो, अगर बात A2 की जाए तो ये सबसे ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट y बराबर A हो जाएगा, और A4 की बात की जाए तो ये C से सबसे नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट y बराबर -A हो जाएगा। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ध्यान रखना, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट y आता है वो +-A के बराबर आता है। ये दोनों बातें याद रखना, मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट y बराबर 0, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट y बराबर +A, ऊपर वाले के लिए होगा, -A नीचे वाले के लिए होगा। कहो तो इसको भी लिख देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला है इसके लिए y बराबर होगा +A, और नीचे वाला जो है इसके लिए y बराबर होगा -A। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। सवाल ये है कि पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मुझे पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट निकालना, इस पॉइंट का। तो मैंने क्या किया कि पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट अपनी तरफ से ये डिस्प्लेसमेंट y मान लिया, मुझे किसी भी तरह से y निकालना है। मतलब ये जो P से लेकर C तक की दूरी है ना, ये दूरी निकालनी है, यही दूरी मेरी y है किसी भी तरीके से, है ना।
तो y दूरी निकालने के लिए मैंने एक और काम कर लिया। वो काम क्या है कि सर ये एंगल मेरा अगर थीटा है तो कंफर्म ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल सर ये एंगल भी मेरा थीटा होगा एकांतर कोण से। तो मैं त्रिभुज ले लेता हूं। कौन सा त्रिभुज ले लेता हूं? तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं। बहुत ध्यान से देखना, मैंने त्रिभुज ले लिया OPB, त्रिभुज OPB दिखाई दे रहा है ना? अच्छा ओ नहीं है, सी है, सॉरी, CPB। तो त्रिभुज जैसे ही मैं CPB लूंगा तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैं, अच्छा कुछ ऐसा लगाओ ताकि मुझे लंब पता चले, और ये देखिए ये BC ये कर्ण भी हो जाएगा, और कर्ण मतलब रेडियस। देखिए C से लेकर B तक की दूरी ही तो रेडियस कहलाएगी। तो मैं यहां पर कर्ण भी होना चाहिए, लंब भी होना चाहिए, मतलब साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब है सर y, और कर्ण क्या है? तो कर्ण देखिए C से लेकर B तक की दूरी जो कि रेडियस है, और भाई ये भी तो रेडियस है ना, C से लेकर B तक की दूरी, तो सर ये रेडियस है। तो देखिए भाई डिस्प्लेसमेंट y का जो फॉर्मूला आ गया सर वो आ गया a sin थीटा। आगे बात सुनिए, मैं थीटा को एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा। आपको पता होना चाहिए जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है डेल्टा थीटा बटे टी, या फिर थीटा बटे टी भी लिखा जा सकता है। अगर बताइए यहां से थीटा का मान पूछा जाए तो थीटा का मान कितना होगा? कहोगे ओमेगा इंटू टी। तो अगर मैं थीटा की जगह ओमेगा इंटू टी लिख दूं तो y बराबर हो जाएगा a साइन ओमेगा टी, y बराबर a साइन ओमेगा टी। ये मेरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पता चल रही कि अगर एसएचएम के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पूछी जाती है तो आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी y बराबर a साइन ओमेगा टी। साफ साफ है, बोलो भाई बात सब क्लियर है ना? तो y बराबर a साइन ओमेगा टी मेरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। हालांकि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, या यूं कहिए कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ कैसा आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में साइन आया ना, तो ग्राफ साइन आएगा, साइन कर्व आएगा। लेकिन मैं ग्राफ की बात बाद में करूंगा, क्योंकि ग्राफ ऐसे नहीं, अभी और भी बहुत सारे ग्राफ मिलने वाले हैं जिनको बारे में मुझे बताना पड़ेगा कौन सा ग्राफ आएगा, है ना? तो आप बस इतना याद करो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा टी होती है ना? तो मैं इसका ग्राफ भी आपको बना के जरूर दिखा देता हूं, लेकिन और बातें ग्राफ की मैं बाद में करूंगा, ठीक है? चलिए फिर मैं इसका ग्राफ भी बनाते दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा इसका ग्राफ मैं कैसे बनाते दिखाता हूं। तो ये देखिए ये रहा। तो यहां पर मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर मैं कुछ कर्व ले लेता हूं, कुछ साइन और कॉस के लिए मैं स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूं। पहले तो ये देखिए, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींची, ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में मैं वाई को ले लेता हूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं, और एक्स एक्सिस में मैं अपने टाइम को ले लेता हूं। अगर याद करो तो इक्वेशन जो आई थी अभी, वो आई थी y बराबर a साइन ओमेगा टी। इक्वेशन आई थी y बराबर a साइन ओमेगा टी, है ना? क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं y बराबर a साइन ओमेगा, तो ठीक है, या ओमेगा को मैं 2 पाई बटे कैपिटल टी, मतलब आवर्तकाल के पदों में, इनटू स्मॉल टी भी लिखा जा सकता है। तो जो भी तुम्हारा मान आएगा वो साइन के पदों में आएगा, और साइन के पदों में अगर लिखा जाए या साइन कर्व बनाया जाए तो साइन कर्व कुछ ऐसे आएगा, है ना? अगर मैं इसको अपनी तरफ से ऑरिजिन कह देता हूं तो पूरा साइन कर्व कंप्लीट हुआ, तो यहां तक जो कंप्लीट हुआ है तो कंफर्म ये आवर्तकाल होगा, कैपिटल टी होगा। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में लगा समय आवर्तकाल होता है, टी होता है, तो आधा साइकिल t/2 हो जाएगा, उसका आधा साइकिल t/4 हो जाएगा, और ये भी आधा होगा, मतलब यहां से पूरा काउंट होगा तो ये 3t/4 हो जाएगा, है ना? आप चाहो तो ये t का मान, स्मॉल t का मान t/4, t/2, t रखकर आप चेक भी कर सकते हो, वहां पर ऐसे ही मान आएंगे, है ना? और मैक्सिमम मान पूछा जाए, बताइए मैक्सिमम मान कितना होगा एम्पलीट्यूड का? तो एम्पलीट्यूड का ये जो मैक्सिमम मान है ना, ये मैक्सिमम मान, ये मैक्सिमम सर, ये मैक्सिमम मान होगा +a, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा सर +a। और मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछा जाए, मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब है ये मान, तो सर ये मान होगा -a, ठीक? तो ये मैंने आपको कर्व बना के दिखाया, फिर कर्व कैसा आएगा। हालांकि ये कर्व आपको बस डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि कैसा कर्व आना चाहिए, वो आप बता सकते हो बड़े आराम से, है? चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो चुकी है। अब अगली जो मेरे पास इक्वेशन है सर वो है वेलोसिटी इक्वेशन। सवाल यह है कि वेलोसिटी इक्वेशन कैसे प्रूफ होगी? कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से हो जाएगी, बस देखते जाइएगा। तो पहले बताइए आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आई क्या है? तो आई है y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये आई है।
आप सबको एक बात पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से यदि मुझे वेलोसिटी इक्वेशन लानी है तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कराता हूं। तो बताइए अगर टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बन जाएगा dy बाई dt। सर ये उसी तरह से अगर बात साइन ओमेगा टी की करते हैं तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा बाहर कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, dy बटे dt क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये सर वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी a इंटू ओमेगा। अब यहां पर एक छोटा सा लॉजिक मैं लगाऊंगा अपने इस फॉर्मूले में y को इन्वॉल्व करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट y को इन्वॉल्व करने के लिए cos ओमेगा t को मुझे साइन के पदों में खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब साइन के पदों में खोलेगा तभी तो y आएगा। तो बताइए अगर मैं cos ओमेगा t को लिखना चाहूं तो क्या मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t ऐसा भी लिख सकता हूं। अगर मैं a को और अंदर ले जाऊं, तो क्या मैं इसको ओमेगा रूट में जैसे a को अंदर ले जाया जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। भाई अंडर रूट से जब कोई चीज बाहर निकलती है तो a स्क्वायर बन जाता है a, लेकिन जब कोई चीज अंडर रूट के अंदर जाएगी तो a बन जाएगा a स्क्वायर, और यहां हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये हो जाएगा। अब थोड़ा गौर से देखिए तो ये जो y साइन ओमेगा t है, मतलब a साइन ओमेगा t है, तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t है, तो इसकी जगह पे y स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो देखिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पता चल रही, सॉरी वेलोसिटी इक्वेशन पता चल रही, v बराबर ओमेगा अंडर रूट, और यहां कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक, तो ये मेरे पास ध्यान रखना वेलोसिटी इक्वेशन पता चल चुकी है। तो दो इक्वेशन जान ली, एक तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या आई थी y बराबर a साइन ओमेगा t, वेलोसिटी इक्वेशन क्या आई है v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हालांकि ये बातें अभी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में बड़ी खास बातें पूछी जाती इनमें, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको, लेकिन पहले दोनों इक्वेशन याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली इक्वेशन के बारे में। तो अगली इक्वेशन मेरी है एक्सेलेरेशन इक्वेशन। अब सवाल ये है कि सर मेरी क्या होगी एक्सेलेरेशन इक्वेशन, तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट का एक बार आउटलाइन आया, वेलोसिटी मिला है, वेलोसिटी का एक और बार आउटलाइन आओगे तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए फिर क्या दीजिए, तो पहले मैं फिर से एक बार डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, तो y बराबर आया था a साइन ओमेगा t। अगर मैं डिफरेंशिएट कराऊं तो ये हो जाएगा dy बाई dt बराबर, अगर मैं इसका आउटलाइन कराता हूं तो ये हो जाएगा a ओमेगा और साइन ओमेगा t का हो जाएगा cos ओमेगा t, ये हो जाएगा। आगे बात सुनिए, सर ये तो आपने एक बार डिफरेंशिएशन कराया ना, एक बार डिफरेंशिएशन कराने से हमेशा ध्यान रखना जो मिलता है वो मुझे वेलोसिटी मिलता है, एक और बार कराइए। तो जैसे ही एक और बार कराया जाएगा तो ये हो जाएगा सर d2y अपॉन dt2 बराबर, तो यहां एक और बार कराया जाएगा तो cos ओमेगा t तो हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t, लेकिन ओमेगा t का फिर से होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, सॉरी cos ओमेगा t का हो जाएगा साइन ओमेगा t, ये हो जाएगा। अच्छा, d2y अपॉन dt2 क्या कहलाता है सर, ये एक्सेलेरेशन कहलाता है, तो मैं इसको एक्सेलेरेशन लिख देता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग कर लेता हूं और आगे आ जाएगा a साइन ओमेगा t, तो मैंने a साइन ओमेगा t अलग कर लिया। पता है ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया तो ताकि वापस मैं a साइन ओमेगा t की जगह पर देखिए y कर सकूं। तो जैसे ही y करूंगा तो यहां से मुझे एक्सेलेरेशन का मान पता चल जाएगा, एक्सेलेरेशन f का मान पता चल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू y, तो ये मेरी एक्सेलेरेशन इक्वेशन हो जाती है। अभी अभी देखिए एसी सर्किट खत्म हुआ था और एसी सर्किट पर मैंने फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से डिनोट किया था, लेकिन यहां पर ध्यान रखना एक्सेलेरेशन को स्मॉल f से डिनोट करूंगा। अब कुछ बच्चे मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, तो f का मतलब क्या मैं d2y अपॉन dt2 भी कर सकता हूं बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये हो जाएगा। पूरा टर्म इधर ले जाए तो इस तरफ लाया जाएगा, तो d2y अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर 0। चेक कीजिए जल्दी से, यही इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि सर ये इक्वेशन मेरे SHM की जनरल इक्वेशन होती है, जो मैं पहले भी प्रूफ कर चुका, प्रूफ नहीं की थी एक्चुअली में, वहां मैंने डायरेक्ट बताया था, ये है प्रूविंग, है ना। तो तीन इक्वेशन हो चुकी हैं, तीन इक्वेशन हो चुकी है, एक बार रिवाइज कर लीजिए तीनों इक्वेशन। सबसे पहली इक्वेशन थी आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा t, दूसरी थी वेलोसिटी इक्वेशन v बराबर ओमेगा
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरी हमारी एक्सेलेरेशन इक्वेशन एफ बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब करना क्या है कि इन तीनों इक्वेशन को ध्यान रखते हुए मुझे तीनों के मैक्सिमम और मिनिमम मान बताने, है ना। चलो फिर आगे देखते हैं अगली टेबल क्या है। तो अगली स्लाइड में मैंने देखिए कुछ आपके लिए कॉन्सेप्ट लिए हैं, कुछ आपके लिए एक्सरसाइज लिए। एक बहुत प्यारा सा खेल है, खेल खेलने में बहुत मजा आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा ये खेल क्या है। खेल में मैंने देखिए यहां पर लिखा हुआ इक्वेशन, या मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा ये बताइए मीन पोजीशन के लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, सबको पता है। लेकिन अगर बात एक्सट्रीम पोजीशन की जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है प्लस माइनस ए। ये जो प्लस माइनस ए का डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन के लिए होता है, ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए यहां पर मैं इक्वेशन लिखूंगा, सबसे पहले मेरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी, फिर उसके लिए मीन, उसके लिए एक्सट्रीम। वेलोसिटी इक्वेशन आएगी मीन और एक्सट्रीम, और एक्सेलेरेशन इक्वेशन आएगी, उसके लिए भी मुझे मीन पोजीशन में वैल्यू बतानी है, एक्सट्रीम पोजीशन बतानी है। तो चलो फिर पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं। बताइए क्या आई थी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो आई थी y बराबर a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी, है ना। थोड़ा सा मैं ओमेगा टी को अलग लिखता हूं क्योंकि हल्का सा अलग होना ही चाहिए। चलिए बताइए, तो अगर मैं पूछूं कि मीन पोजीशन के लिए बताओ y कितना है और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए y बताओ कितना है, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं, तो याद है मीन पोजीशन के लिए y कितना हो जाएगा, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए y कितना होगा, प्लस माइनस ए, याद है ना ऊपर नीचे वाला पॉइंट। तो ये तो ज्यादा हेडेक वाला काम नहीं। बात वेलोसिटी इक्वेशन की करते हैं। इस तरह बताओ अब वेलोसिटी इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी वेलोसिटी इक्वेशन। तो वेलोसिटी इक्वेशन आई थी v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये थी वेलोसिटी इक्वेशन। हाँ अब मुझे यहां पर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की बात जरूर करनी पड़ेगी कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में क्या कहानी है। मीन पोजीशन के लिए y बराबर जीरो आया ना, अगर मीन पोजीशन के लिए y बराबर तुम्हारा जीरो है तो पुट कर दो यहां y बराबर जीरो, और जैसे ही तुम y बराबर यहां जीरो पुट करोगे तो देख लो वेलोसिटी का जो मान मिलेगा वो मिलेगा a इंटू ओमेगा, क्योंकि वेलोसिटी y बराबर जीरो आ चुका। अच्छा y बराबर जीरो है तो a स्क्वायर अंडर रूट a इंटू ओमेगा। अब सोचने वाली बात ये है कि सर ये वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी होगी, तो आप देखिए जब y घट रहा है और y का मान तुमने जीरो रखा है, तो घटने वाली वैल्यू को जब तुमने जीरो रखा तो कंफर्म ये वेलोसिटी का मैक्सिमम मान होगा, इस बात को ध्यान रखिए। और वैसे भी हमेशा ध्यान रखना मीन पोजीशन पे वेलोसिटी अधिकतम होती है हमेशा। पेंडुलम देखा है ऐसे ऐसे, तो जो पेंडुलम होता है वो अंतिम पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी जीरो होती है, जबकि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, ठीक है। अच्छा मीन पोजीशन पे अब मुझे वेलोसिटी पता चल रही, मुझे एक्सट्रीम पोजीशन पे बतानी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए y बराबर कितना होता है, प्लस माइनस ए। तो अगर प्लस माइनस ए है तो देखो भैया प्लस माइनस ए वाई के स्थान पे, तो प्लस ए स्क्वायर या फिर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका जीरो हो जाएगा। या यूं कहिए कि मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी तुम्हारी कैसी होती है, जीरो। तो वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है, जीरो होती है, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी का मान कितना बताना है, a इंटू ओमेगा बताना है। आगे देखिएगा एक्सेलेरेशन इक्वेशन। एक्सेलेरेशन इक्वेशन याद करो, मैंने अभी अभी बताया कि एक्सेलेरेशन जो इक्वेशन थी वो थी f बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये थी एक्सेलेरेशन इक्वेशन। अब एक्सेलेरेशन इक्वेशन को भी मुझे मीन और एक्सट्रीम बताना है। तो मीन पोजीशन के लिए देखो y बराबर जीरो है, तो y बराबर जीरो तो एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा सर वो जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलेरेशन जीरो आ गया तो ये मिनिमम एक्सेलेरेशन हो गया। अब y बराबर जब एक्सट्रीम पोजीशन के लिए प्लस माइनस ए रखोगे, प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए रखा जाएगा तो एक्सेलेरेशन का मान आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। लेकिन प्लस माइनस ए करोगे तो यहां भी वैल्यू प्लस माइनस ए में आएगी, है ना। तो ये जो एक्सेलेरेशन आएगा ये वैल्यू में हमारा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। हालांकि मैक्सिमम जो है मैग्नीट्यूड में होगा, प्लस माइनस का मतलब है केवल डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो मैंने देखिए यहां पर पहले मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट बताया, एक्सट्रीम के लिए डिस्प्लेसमेंट बताया, y बराबर जीरो, y बराबर प्लस माइनस ए। मीन पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, a इंटू ओमेगा होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन हमेशा जीरो होता है या मिनिमम होता है, और जिस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है वहां वेलोसिटी मिनिमम होती है। दोनों चीजें उल्टे होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम में वहां एक्सेलेरेशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम में वहां वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है,
और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसलिए जीरो होती है, मैं आपको बता दूं, एक्सट्रीम पोजीशन पे एसएचएम करते पार्टिकल को डायरेक्शन चेंज करनी होती है। हमेशा जहां कहीं भी डायरेक्शन चेंज करनी हो रही, वहां एक पल के लिए वेलोसिटी जीरो हो रही। आप ये पिन है, इसको आपने ऊपर फेंटा, तो जब ऊपर जाता है तो उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी जीरो होती है ना। क्यों जीरो होती है? क्योंकि वहां डायरेक्शन चेंज करनी होती है, ऊपर वाले पॉइंट से फिर नीचे वाले पॉइंट पे आना होता है। ठीक है, क्लियर है ना। और जहां वेलोसिटी मैक्सिमम वहां एक्सेलरेशन जीरो, जहां वेलोसिटी जीरो वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम। बोलो भाई, बात सब क्लियर है ना। तो ये सब कहानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।